अपन EZ में ना एक रूल में शायद लिखवाना भूल गया था। EZ में, EZ वाले में ना एक रूल लिख दीजिए, एक लाइन का है बस। रूल नंबर 4 तक लिखा था शायद हमने, रूल नंबर 5 लिख दीजिए। आजू बाजू जहां भी जगह हो, EZ वाले में ना, लोन पेयर ऑलवेज गेट्स लोवेस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर ऑलवेज गेट्स लोवेस्ट प्रायोरिटी। ये वाला शायद नहीं लिखवाया ना, लोन पेयर ऑलवेज गेट्स लोवेस्ट प्रायोरिटी। लोन पेयर को हमेशा ही लोवेस्ट प्रायोरिटी आपको देना है। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रहेगा। अब बताओ इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन E होगा या Z होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन E होगा या Z होगा? पहले बताओ ये GI करेगा कि नहीं करेगा? इधर भी अलग उधर भी अलग, तो GI तो करेगा। इधर वाले पर असाइन कर दो पहले। इधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम कार्बन, उधर बताओ डायरेक्टली अटैच्ड एटम हाइड्रोजन। दोनों के एटॉमिक नंबर सेम के अलग अलग? अलग अलग। इसके एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको हाई प्रायोरिटी और इसको लो प्रायोरिटी। सही बात है कि नहीं है? आप उधर के साइड डिसाइड करो। इधर डायरेक्टली अटैच्ड एटम, इधर कौन है बताओ? ऑक्सीजन। और ये क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर का तो कोई एटॉमिक नंबर ही हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसको ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगी? हाई प्रायोरिटी। और इसको क्या मिलेगी? लो प्रायोरिटी। या फिर आप लोन पेयर का एटॉमिक नंबर 0 कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं? 0। तो फिर अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ, same priority groups are on the same side of double bond. So it is having which configuration? Z configuration. लीजिए, ये एक पॉइंट था जो अपना मिस हो गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कहां तक अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? बॉइलिंग पॉइंट पर हमने बातें कर ली थी। चलिए, हम सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी आई थिंक डिस्कस कर रहे थे ना, थर्ड, एंड दैट वाज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज में रहेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो आपका रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट। नहीं जानते वो जान ले। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? पोलैरिटी। जिन मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी ज्यादा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। पोलैरिटी का मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? म्यू, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। मैं अभी बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। दैट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम। ये नहीं जो हम पढ़ते हैं लोकल वाली डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। नो, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एंड इट डिपेंड सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट, देन पोलैरिटी। जितनी पोलैरिटी मॉलिक्यूल में होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। अब हम किन का कंपेयर कर रहे हैं? हमेशा एक बात ध्यान रखें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम आइसोमर्स का कंपेयर कर रहे हैं। कौन से आइसोमर्स का? ज्योमेट्रिकल। तो अगर आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर वेट तो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि हमारा तो किस पर चला गया मामला? पोलैरिटी के ऊपर। सही बात है कि नहीं है? तो अगर मैं आप लोगों से बॉइलिंग पॉइंट की बात करना चाहूं, एक मेरे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। और एक मेरे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बताइए, ट्रांस। तो आप बताइए दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दिस इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? ट्रांस। तो डाइपोल मोमेंट कंपेयर कीजिए। इस केस में जब डाइपोल देखोगे तो लेस En2 मोर En ये रहेगा, लेस En2 मोर En ये रहेगा।
इसमें लेस EN टू मोर EN, लेस EN टू मोर EN, तो यहां पर मैग्नीट्यूड भी सेम, सही बात है, और डायरेक्शन अपोजिट, तो ये तो म्यू क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर 0 भी नहीं है तो आप जानते हैं इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर 180 पर नहीं है और ये दोनों वेक्टर 180 पर है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, बिल्कुल सही। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो नोट डाउन कर दीजिए इसको। पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। आंखें एकदम खुली रख के हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मल क्वेश्चंस भी आएंगे पर वो सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। आप एक बार रैंक देखना, 520 525 बहुत ज्यादा रैंक लाई कर रही है। फिर 500 से 525 तक देखना, बहुत सारे बच्चे इसी रेंज में आके स्टक कर गए। 530 535 पर कॉलेज मिल जाएगा बहुत आसानी से। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिसके 520 है ना, सोचो अगर उसके 3 क्वेश्चन सही हो जाते निकल लेता इसी साल। एक एक क्वेश्चन का फर्क पड़ता है आखिरी में जाके, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। किस पर आते हैं? मेल्टिंग पॉइंट पर। देखिए अगर अपन बात करना चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट जो आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब डिपेंड करता है किस पर? अगर अपन बात करें सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, किस पर डिपेंड करता है? सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा, यानी कि मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। या फिर हम इसको कई बार इस प्रकार से भी बोल देते हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी। किस पर डिपेंड करता है? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हमारे सामने कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितने क्लोजली पैक है, और कितने क्लोजली पैक है वो मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर डिपेंड करता है। ये है बेस पॉइंट। नाउ सर मुझे कैसे पता चलेगा कि विच मॉलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिक? आइए मैं आपको समझाता हूं। बहुत जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा। किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको सिमेट्री ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है? सिमेट्री, कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिक है। आप में से कितने बच्चों ने सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम सुना है? COS काफी बच्चों ने सुना है। जिन्होंने नहीं सुना है तो अगले टॉपिक में हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा। जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है उनमें सिमेट्री ज्यादा होती है, उनमें सिमेट्री ज्यादा होती है। आज मैं आपको एकदम लॉजिकल बातें समझाना चाहता हूं। वो जो दो दो कौड़ी की बातें होती हैं वो नहीं, जिनका कोई रियलिटी में लेना देना होता ही नहीं। जैसे आइए, जिनको सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी आता है उनको समझ में आ जाएगा, कुछ को जब रिवीजन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, यहां पर हमारे सामने CH3 है, यहां पर हमारे सामने H है, यहां पर हमारे सामने H है, और यहां पर कौन है? CH3। क्लियर? तो आप बताइए इस मॉलिक्यूल की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस। और आप देखेंगे कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब सिंपल सा फंडा होता है, एटम के अपोजिट सेम एटम होना, ग्रुप के अपोजिट सेम ग्रुप होना, इसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्लियर? जैसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो H के सामने कौन है? सेम एटम के सामने सेम। बताओ मिथाइल के सामने कौन है? मिथाइल। बताओ इधर अगर अपन बात करें कार्बन के सामने कौन है? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा सिमेट्रिक होगा। अगर इसी का दूसरा आइसोमर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूं, क्या डिस्कस करूं? इसी का ही दूसरा आइसोमर इस प्रकार से, बताइए इसमें अगर अपन बात करें तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। समझना मेरी बात को ध्यान से, इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसमें सेंटर मानो तो सेंटर तो कहीं बीच में होगा।
अब आप सोचो सेंटर को किस प्रकार से, यहां पर आपका कौन है H, और यहां पर H के सामने कौन है मिथाइल। क्या सेम एटम के सामने सेम एटम आया? नहीं। इसका मतलब है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। तो बताइए विच वन इज मोर सिमेट्रिक, विच वन इज मोर सिमेट्रिक? ट्रांस। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम कि ट्रांस में सिमेट्री ज्यादा होती है, ट्रांस में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। आओ मैं बताता हूं कैसे। ये सारे राइट हमने फैलाए हैं। देखो ट्रांस कैसे होता है, ऐसे ट्रांस ऐसे होता है तो भाई साहब गजब का पैकिंग हो जाता है, ऐसे यू। और सिस कैसे होता है, इस टाइप का, तो पैकिंग इतनी अच्छी, वाहियात, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना। ये समझाने का तरीका है कि देखो चेयर के ऊपर चेयर रखो, बहुत सारी चेयर रखी जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है। स्टेटमेंट में क्या मिलेगा, चेयर रखने वाला। स्टेटमेंट नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज मोर देन सिस आइसोमर। तो रीजन स्टेटमेंट ये है, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन को क्या होगा, बिकॉज ट्रांस आइसोमर हैज मोर सिमेट्री एज कंपेयर टू, दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वहां जो अपन नोटंकी करते हैं ना क्लास में, वो सब दरी रह जाते हैं, इसीलिए हम निपटाए जाते हैं, क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज क्लास में नहीं होती जो पेपर की लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज हमेशा ऑथेंटिक होनी चाहिए। देखिए इसमें काफी बच्चों को अगला पॉइंट हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन जिन्होंने पहले ऑर्गेनिक हल्की सी भी पढ़ी है वो बोलेंगे सर कमाल की बात है, इससे पहले हमने कभी चीजों को इस तरीके से सोचा भी नहीं था। कुछ बातें तो आपको 101% क्या मिलेंगी, एक्सक्लूसिव। अभी ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप लोगों के सामने ये है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों किसमें, आपका जब हम बात करेंगे चैप्टर एराइल हैलाइड। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका चैप्टर एराइल हैलाइड। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी ने दिए हुए तीनों के, ऑर्थो पर, एक दूसरे की मेटा पर, एक दूसरे की पैरा पर। अब बताइए यहां पर बताओ कौन है, हाइड्रोजन। यहां भी कौन है, यहां भी कौन है, यहां भी कौन है, पक्का। यहां कौन है, यहां कौन है, यहां कौन है, यहां कौन है, पक्का। अब जरा देखिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बीच में क्या मानो, सेंटर मान लिया। अब बीच में सेंटर माना है तो देखो हाइड्रोजन, इधर देखो कार्बन के अपोजिट कार्बन, ठीक है, इधर देखो कार्बन के अपोजिट कार्बन, ये रिंग में, रिंग से बाहर नहीं जा रहा हूं, कार्बन के अपोजिट, पक्का। अब देखो आगे बढ़ोगे तो हाइड्रोजन के अपोजिट है, बताओ हाइड्रोजन के अपोजिट, क्लोरीन के अपोजिट, हर सेम एटम के अपोजिट क्या है, सेम। तो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ, पर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि क्लोरीन के अपोजिट क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन। तो पैरा आइसोमर मोर सिमेट्रिक होता है। रटवाते हैं, टेक्निक लिखवा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट का ये वाला। अरे वो तो ठीक है क्योंकि पीवाईक्यू है, डाटा पूछा है, मतलब जिस दिन एक्सप्लेनेशन पूछेगा धरेगा धरा रह जाएगा। तो जब आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री ज्यादा होती है, और सिमेट्री ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय सॉलिड स्टेट। तो हमें तो रिजल्ट याद रखना है कि आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी। और ट्रांस में सिमेट्री ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिस। तो मेल्टिंग पॉइंट बताइए किसका ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं मेल्टिंग पॉइंट, तो ये कौन सा आइसोमर है बताइए, ट्रांस, और ये कौन सा आइसोमर है बताइए, सिस। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, मींस ट्रांस आइसोमर इज मोर सिमेट्रिक एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। सुलटाई जितना लिखा है उतना लिख लीजिए आप, बाकी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा। लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, ये रहने दीजिए, अभी आप मत लिखिए, लेकिन एक दिन जब मैं आपको याद दिलाऊं तो ये बातें आपको याद आनी चाहिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे।
सुलटा दिया है क्या? लिख दीजिए। तो ये आपको एक तरीके से बताया जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उन मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और सिस में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है, ट्रांस में मिल सकता है। तो लिख दीजिए ट्रांस आइसोमर्स हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, trans isomer has higher melting point than cis isomer, trans isomer has higher melting point than cis isomer because trans isomers are more symmetric, because trans isomers are more symmetric, मतलब उनमें सिमेट्री ज्यादा होती है, because trans isomers are more symmetric। क्लियर? कभी असर्शन रीजन क्वेश्चन बन जाए तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी, ये चेयर रखने वाली नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे सामने बचता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, calculation of total number of geometrical isomers, geometrical isomers। ठीक है? तो जब भी आपके सामने कोई कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा उसको दो तरीके से हम बातें करेंगे। कोई कंपाउंड दे दिया, पूछेगा बताइए इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। दो कैटेगरी में साथ के साथ लिखते चलेंगे। एक हमारे सामने रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली, एक हमारे सामने रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। क्या होता है सर ये बताएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई, जीआई इन शॉर्ट किसके लिए लिख रहा हूं बच्चे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 raised to power n। सर n क्या है बताया जाएगा। दूसरा आपके सामने रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिकल रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल। उस केस में आपके पास दो केस बनेंगे n का, एक इफ n इज इवन, दूसरा इफ n इज ऑड। दो केस बनेंगे। ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं क्योंकि ऑप्टिकल में भी सेम फॉर्मूले के साथ ही चलूंगा। यहां पर टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n divided by 2 minus 1। इधर जो टोटल नंबर ऑफ जीआई रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 whole divided by 2। जल्दी से एक बार आप लिख दीजिए, where n is equal to, where n is number of RRS which shows GI, which shows GI। एक बार आप नोट कर दीजिए बढ़िया तरीके से, फिर मैं आपको फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखना है ये भी बताऊंगा। इधर वाले में तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, उधर वाले में आपको डाउट आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल क्या होता है, मैं इन सब पर चर्चाएं करूं। और ये वर्ड हमें सीखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इस वर्ड के बिना ऑप्टिकल में हमें बहुत दिक्कत होगी। मैक्सिमम बच्चे जो सुलटते हैं वो ऑप्टिकल में। अभी तो स्टीरियो में उसने कुछ पूछा ही नहीं है, स्टीरियो इतना पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट में घुमा देगा वो।
जिस बच्चे को क्लियर नहीं होगा वो ऑप्टिकल का स्टेटमेंट कभी हैंडल नहीं कर सकता। पीवाईक्यू कर सकता है, क्योंकि पीवाईक्यू में तो क्या पूछा गया है मास्टर को मालूम है, बता देगा वो बात तो, लेकिन नए क्वेश्चन को हैंडल करना। सुलटा दिया सभी ने। चलिए आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n। कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल सर, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। n नंबर ऑफ आरआरएस नहीं है, n क्या है, n वो आरआरएस है जो जीआई शो करेगा। हर आरआरएस पर जीआई नहीं होती, आप जानते हैं। आइए इन दोनों को गौर से देखो। जब आपका मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल होगा तो आपका एक बार n इवन होगा और एक बार ऑड। तो देखो जब इवन होगा और ऑड होगा, पहली वाली टर्म देखो एग्जैक्टली क्या है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर, दोनों में ही आगे देखो साइन किसका है, प्लस, किसका है, प्लस। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं। यहां पर देखो 2 रेज़ टू पावर पहले n डिवाइडेड बाई 2, फिर किया गया है -1। इधर पहले 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और फिर 2 से डिवाइड। अब खुद सोचिए, अगर n की वैल्यू क्या है, इवन, तो उसको 2 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। मान लीजिए n 4 है, 6 है, 8 है, तो आप जानते हैं यहां पर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 2 रेज़ टू पावर आपके सामने 1 2 3 4 कुछ भी आएगा तो इंटीजर मिलेगा। लेकिन अगर n ओड है, क्या है, ओड है, तो आप उसको पहले उसमें से -1 कर लो, क्या बन जाएगा, इवन, और फिर 2 से डिवाइड कर लो। मान लीजिए n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 8 है, तो आप देखो यहां पर 4 है तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 1, 1 हो जाएगा। तो आप 2 की पावर बहुत इजीली बता दोगे, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1। किसी के भी आइसोमर फ्रैक्शन में नहीं होते, कंपाउंड पूरा ही होता है, क्लियर। तो यहां पर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी n की पावर इंटीजर में आनी चाहिए, यानी कि 2 की पावर इंटीजर में आनी चाहिए। अब आप सोचो, मान लो 7 है, 5 है, 9 है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से पहले -1, 7 -1 बताओ क्या बन गया, 6, 5 -1 बताओ 4, -1 बढ़ाओ 8, तो बताओ -1 कर लोगे तो इवन बन जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इवन है तो पहले 2 से डिवाइड फिर -1, ओड है तो पहले -1 और फिर 2 से, तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, बाकी पूरा मामला सेम है। और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि हमें ऑप्टिकल में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। सभी के पेन एकदम डाउन होने चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ रहा है, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। इसमें मुझसे पूछ रहा है कि बताइए इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो आप बताइए इसमें ये आरआरएस है कि नहीं है, ये हमारे सामने है आरआरएस। बताइए क्या ये आरआरएस जीआई करेगा, करेगा। इधर भी दोनों अलग, उधर भी दोनों, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 1, n की वैल्यू 1। अब बताओ मॉलिक्यूल कैसा है, क्योंकि उसके बिना हम फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर सकते। इधर सुनिए, अगर हम स्टीरियो को इग्नोर कर दें, किसको इग्नोर कर दें, स्टीरियो मत सोचो, अगर हम नंबरिंग दोनों साइड से कर सकते हैं, इग्नोरिंग द स्टीरियो केमिस्ट्री, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर एक ही साइड से नंबरिंग कर पा रहे हैं तो मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। आप बताइए इसमें एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, क्या मैं दोनों साइड से नंबरिंग कर सकता हूं, नो। आप बोलोगे सर नंबरिंग तो इधर से ही होनी, सो दैट मल्टीपल बॉन्ड को नंबर कम मिले, लेकिन यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। तो एक ही साइड से नंबरिंग कर रहे हो, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा हुआ बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो फिर तो हमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा, 2 रेज़ टू पावर n एंड 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। हालांकि यहां तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना था, एक बार डबल बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन में और एक बार ट्रांस, दो बन रहे थे साफ साफ, पर ये तो आसान था, बन गया हमारे सामने, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है,
इधर है H, इधर है F, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर HN, यहां पर CN। सबसे पहले आप मुझे N की वैल्यू बताएंगे, भाई आप लिखेंगे नहीं, सबसे पहले मुझे N की वैल्यू बताएंगे। 2, क्या ये आपका डबल बॉन्ड GI करेगा? हाँ। क्या ये डबल बॉन्ड भी GI करेगा? हाँ। अब दूसरे सवाल का जवाब देंगे, मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है? दोनों साइड से नंबरिंग हो सकती है कि एक ही साइड से? भाई कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल क्या होता है ना, दोनों टर्मिनल से एक जैसा दिखता है। यहां पर कौन है और वहां पर कौन है? कैसे हो सकता है दोनों साइड से नंबरिंग? या तो इधर से होगी या एक ही साइड से नंबरिंग होगी। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। पक्का? जी हाँ। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 raised to power n, 2 raised to power 2 is equal to 4। क्या सर 4 बना के दिखा सकते हो? हाँ देखो, सिस, ये भी सिस 1, सिस ट्रांस 2, ये ट्रांस ये भी ट्रांस 3, ये ट्रांस वो सिस 4 बना सकते हो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, हम फॉर्मूले से ही निपटा देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने मॉलिक्यूल गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए साहब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है बच्चों, इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ RRS है? कितने नंबर ऑफ RRS है? 4। ए भाई तुम समझते नहीं हो, N की वैल्यू 3 है। क्या ये एक RRS है? बिल्कुल, यहां से यहां तक रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। क्या ये एक RRS है? क्या ये भी एक RRS है? क्या ये भी एक RRS है? तो RRS तो 4, लेकिन N की वैल्यू कितनी होगी? 3, क्योंकि ये तो GI ही नहीं कर रहा, तो ये N में काउंट नहीं। तो N की वैल्यू 3। आप बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? यू विल से अनसिमेट्रिकल, क्योंकि नंबरिंग यहां से होगी। मल्टीपल बॉन्ड को 1 मिलेगा, उधर से मल्टीपल बॉन्ड को 2, तो एक ही साइड से जब आयोपैक नंबरिंग हो तो कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल। पक्का? अब बताओ टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 raised to power n, 2 raised to power 3 is equal to 6। मैंने तो 8 लिखा है, तुम 6 मत लिख देना। क्लियर? ये हमारे सामने हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमारे सामने बातें हो रही हैं कि बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बन सकते। सभी ध्यान से सुना, भी ध्यान से। अगर मैं इसमें आपसे सबसे पहले पूछना चाहूं कि N की वैल्यू क्या होगी, तो देखो एक तो ये डबल बॉन्ड है जो आपका क्या कर रहा है? GI, तो एक तो इसकी वजह से हो गया N, प्लस ये डबल बॉन्ड है, बताओ ये भी क्या कर रहा है? GI, तो एक इसकी वजह से हो गया, प्लस क्या रिंग भी GI कर रही है? यस। कितने एटम्स की वजह से? 2, एक तो यहां से और एक यहां से, और ये जबरदस्त पॉइंट है। अगर रिंग 2 एटम्स की वजह से GI कर रहा है, क्या बोला? 2 एटम्स की वजह से GI कर रहा है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर 2 से ज्यादा है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर वो आपसे पूछेगा भी नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कितने एटम्स की वजह से रिंग में GI है? 2, तो एक RRS रिंग को मान लिया जाएगा। रिंग के लिए वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो बताइए यहां पर N की वैल्यू हो गई है, बताओ कितनी? 3। नेक्स्ट आप बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। इधर देखो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 2, इधर से 1 2 3 साफ दिख रहा है, दो साइड से एक जैसा नहीं दिख रहा। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ जीआई क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 raised to power n is equal to 2 raised to power 3 is equal to 8। सही बात है कि नहीं है? चलिए कैसे, अब हमने यहां तो देख लिया, आगे नहीं करेंगे ऐसी बातें। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनते हुए जाना दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है। हमसे पूछ रहा है
कि बताइए इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। आप बताइए क्या ये रिंग जीआई कर रही है, इन दो एटम्स की वजह से रिंग जीआई कर रही है। अगर रिंग केवल दो एटम की वजह से जीआई कर रही है तो n इज इक्वल टू 1 काउंट किया जा सकता है रिंग के लिए, n इज इक्वल टू 1। आप बताओ आगे वाली रिंग भी आपकी जीआई कर रही है, आप बोलोगे जी हां सर, इन दोनों एटम्स की वजह से रिंग जीआई कर रही है, तो n इज इक्वल टू 1 उसके लिए काउंट कर लो। n की वैल्यू क्या हो गई 2। अब आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू, बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। इधर से देखोगे तो 4 की रिंग, उधर से देखोगे तो 6 की, अनसिमेट्रिकल है। तो ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली अनसिमेट्रिकल, 2 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमारे सामने बनेंगे वो बनेंगे 4। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, ध्यान से सुनते हुए जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल आराम से आपको समझते हुए जाना है। ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लियर। सबसे पहले इसमें n की वैल्यू बता दीजिए दोस्तों, n इज इक्वल टू 2। ये आरआरएस भी जीआई करेगा, ये आरआरएस भी जीआई करेगा, तो यहां पर जो n की वैल्यू है बच्चे, वो n की वैल्यू आ गई है 2। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बताओ मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। जो आप स्टीरियो को इग्नोर कर दो, मतलब ये मत देखो ये डबल बॉन्ड सिस में है या ट्रांस में, ये मत देखो, इसको हटा के सोचो। तो आप इधर से करोगे तो भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या मिलेगा 2 एंड 4, इधर से भी 2 एंड, दोनों साइड से नंबर क्या मिल रहे हैं सेम। तो अगर मैं स्टीरियो को ना देखूं, सिस ट्रांस ना देखूं, तो दोनों साइड से नंबरिंग सोची जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब स्टीरियो की बातें नहीं करनी, तो ये मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, सिमेट्रिकल। सही बात है कि नहीं है। अगर मॉलिक्यूल आपका कॉन्स्टिट्यूशनली सिमेट्रिकल है तो अब n देखो इवन है या ओड है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इवन वाला। आप बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ जीआई दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस इवन है तो 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। यही पॉइंट आपको समझ में आया, तो वैल्यू रख दीजिए 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो बताइए क्या आएगा, 2 रेज टू पावर यहां से 1, बताओ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी की भी पावर 0 तो सब कुछ 0। सही बोला क्या, कितने बनेंगे इसमें 3। तो ये आप लोगों के सामने 3 बनकर आ गए। ये कब की कहानी है, जब आपका मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा है, सिमेट्रिकल। इधर देखो, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा होता, अनसिमेट्रिकल, तो बताओ कितने बनने थे, 2 आरआरएस से 4। सिमेट्रिकल होते ही कम हो जाते हैं। ऑप्टिकल के बाद इस पर और भी ज्यादा क्लियरिटी से बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो 6 था ना। क्वेश्चन नंबर 7, अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने डबल बॉन्ड है, ये हमारे सामने रिंग गिवन है, ये हमारे सामने डबल बॉन्ड है। सबसे पहले आप बता दीजिए इसमें n की वैल्यू क्या है, बताइए क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, हाँ। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, हाँ। तो एक डबल बॉन्ड के इसके नाम का, एक इसके नाम का, क्या रिंग भी जीआई करेगी, और क्या रिंग 2 एटम की वजह से जीआई करेगी, हाँ। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। मॉलिक्यूल बताओ कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनली देखने से पता चल रहा है सिमेट्रिकल, दोनों साइड से एक जैसा दिख रहा है क्या। तो जब जब मॉलिक्यूल दो साइड से एक जैसा दिखे मतलब सिमेट्रिकल है, क्लियर। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू, बताइए 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस ओड है, इवन है कि ओड, ओड, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर, बताओ यहां पर 2 प्लस, बताइए 3 में से माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितने हो गए हैं 6। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे 6, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए हमारे सामने ये गिवन है और हमसे पूछ रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। मान लीजिए हमारे सामने ये गिवन है
और हमसे पूछ रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। मान लीजिए हमारे सामने ये गिवन है और हमसे पूछ रहा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो दोस्तों इनमें आप फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। कारण क्यों नहीं लगा सकते? देखिए आइए पहले वाले में आप एन ही नहीं काउंट कर पाओगे। कैसे? देखो, क्या इस एटम और इस एटम की वजह से जीआई है? यस, ये दोनों एटम मिलकर क्या करवा सकते हैं? जीआई। आप ध्यान से सुनना, क्या इस एटम और इस एटम की वजह से भी जीआई है? तो ये दोनों एटम भी मिलकर क्या करवा सकते हैं? जीआई। फिर से सोचो, क्या इस एटम और इस एटम की वजह से जीआई है? तो ये दोनों एटम भी मिलकर क्या करवा सकते हैं? जीआई। तो इसमें एन डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि रिंग में दो से ज्यादा एटम्स की वजह से जीआई है। अब आप n इज इक्वल टू 1 2 3 नहीं रख सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें बना बना कर देखने पड़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करवाते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार तीनों सेम लगाएंगे, फिर दो अलग लगाएंगे, फिर तीनों अलग लगाएंगे, पर कहां तक लगाएंगे? 3 4 भी है भाई, 5 भी है, 6 भी है आगे। क्लियर? तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है मैं उन पर बातें नहीं करूंगा, नीट में नहीं है और आता भी है तो छोड़ना ही बेटर है, वरना गलत हो जाएगा। जेई एडवांस में आता है तो टाइम बहुत ज्यादा रहता है। इस बार आपको ये बात समझ में आती है कि किसी भी क्वेश्चन में अटक के नहीं बैठ जाना है, आगे बढ़ते रहना है। इजी इजी क्वेश्चन पहले करने हैं। जैसे इस बार भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, उसके आइसोमर कितने थे? 10। इससे बढ़िया उसको छोड़ो, दूसरे दो क्वेश्चन करो, क्योंकि कोई नहीं पूछने वाला कि वो वाला किया था क्या तूने, नहीं तो सीट कैंसिल, मार्क्स देखे जाते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के सिलेबस में नहीं है, तो हमें परेशान होने की जरूरत, कोई करवा भी रहा है तो बोलो बढ़िया है, खुश हो, हिस्ट्री भी पढ़ो तुम, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल नीट पढ़ना है। अपना गुरु मंत्र हमेशा ध्यान रखिए, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। जब तक आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर ना करने लग जाए तब तक आप एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस ना करें। पता चला एनसीईआरटी के बन नहीं रहे और हम पीएचडी करने निकल गए हैं। एक क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसमें सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। प्रिंट निकाल लेना है, सॉल्व करना है। हालांकि ईएलपी और मॉड्यूल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और खूब सारे क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री का कंटेंट अथाह है भैया अकेडमी पे। सब लोगों को अपने कंटेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें नहीं है। हम तो कहते हैं अभी भी कम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हर एक्सरसाइज में खूब सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो भी मेरे क्वेश्चन बैंक आएगा उससे पहले आपको मॉड्यूल एंड ईएलपी सॉल्व करना है, वो प्राइमरी है। कभी सोचो कि बस इतने से काम चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। मॉड्यूल ईएलपी कंपलसरी है प्लस नोटबुक, ये तीनों हो गई तब आप उधर जाइए। अगर ये तीनों अभी नहीं हुए हैं तो पहले इसको कीजिए। सर अगर केवल नोटबुक नोटबुक करें तो कुछ नहीं होगा, that will be counted in 20% only. 80% अभी भी पेंडिंग है, that is module and ELP। और जिनको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो सब समझ में आ रहा है, ये जो बोल रहा है कि एक बात इसकी क्लास की क्लियर है, मुझे मॉड्यूल ईएलपी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो मॉड्यूल भी कर लेते हैं, ईएलपी भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। और आप सोच रहे हैं इनके बिना किए ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो अपनी सोच को सुधारिए। अगर इतने इंटेलिजेंट होते तो आप यहां नहीं बैठे होते, सेलेक्ट हो चुके होते। प्रैक्टिस में कोई कमी ना रखिए।
जल्दी जल्दी सुलटाएं भाई। Can we move to the next slide? आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बढ़ सकते हैं। दो क्वेश्चन है, एक तो मैंने सॉल्व कर दिया है, दूसरा भी कर दो सर, क्योंकि करना तो आप ही को है। अभी कर दो या थोड़ी देर बाद। दोनों क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ऊपर वाले में देखो साफ लिखा हुआ है, केवल कौन से बताने हैं, और इसमें सारे स्ट्रक्चरल भी प्लस स्टीरियो। ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन का। इस बार तो नीट वाला बहुत ही नीट एंड क्लीन था, हर जगह लिखा था इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग स्टीरियो। इसका मतलब उसको पता था कि मेडिकल में स्टीरियो पर थोड़ा सा विवाद हो जाएगा अगर मैं नहीं लिखूंगा तो, और विवादित पेपर वो लाना नहीं चाहता था। अगर नहीं लिखता ना तो बहुत सारे लोग चैलेंज कर देते कि हमारे यहां तो नहीं बताया जाए तो स्टीरियो हटा के ही माना जाता है, तुम्हारे यहां का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई से हमें रूबरू होना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, इफ टोटल मींस इंक्लूडिंग स्टीरियो। अगर उसने मेंशन ही कर दिया है स्ट्रक्चरल तो फिर स्टीरियो को हटा दीजिए। ये क्वेश्चन हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें नीचे वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है। क्या आप लोग तैयार हैं? ये वाले करने की कोई जरूरत, कोई कर भी रहा है तो कोई मतलब नहीं है, उसके आईआईटी की नोट्स हाथ लगे हुए, कोई मतलब नहीं उसका। आइए इधर हम बात कर लेते हैं किस प्रकार की बातें होंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ भाई लोगों, क्या? C4H8। DU बता दो। DU इज इक्वल टू 1। 1 DU से बताओ क्या सोचेंगे? एक तो वो बनेगा जिनमें क्या होगा, 1 डबल बॉन्ड, या 1 पाई बॉन्ड भी बोल सकते हो। 1 डबल बॉन्ड वाले बनेंगे, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और एक बनेगा 1 रिंग वाला, सही बात है। 1 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग। तो सबसे पहले कौन से वाले बना लेते हैं? 1 डबल बॉन्ड, जिनके अंदर क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो बताओ टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास? 4। 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट बताया मैंने?
4 कार्बन का 2 अरेंजमेंट, पहला अरेंजमेंट चारों कार्बन स्ट्रेट चेन, यहां से बनाते हैं। क्लियर? अब देखो यहां से बनाओ, कहां कहां आ सकता है इसमें डबल बॉन्ड, इसमें इसमें यहां पर इसके आपके सामने कितने बन सकते हैं, इस वाले से जरा देखो, एक तो किनारे पर डबल बॉन्ड आ जाए, सही बात है। अगर डबल बॉन्ड यहां आएगा तो यहां आने की जरूरत, तो यहां से जो आप लोगों के सामने बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब बताओ क्या ये डबल बॉन्ड दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? क्या ये डबल बॉन्ड दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रख सकता है? मतलब क्या ये जीआई शो कर सकता है? नहीं। क्लियर? दूसरा, बीच में भी डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर दोस्त डबल बॉन्ड आपने बीच में बना दिया है, कहां बना दिया है? बीच में, तो ये एक एल्कीन नहीं, ये दो एल्कीन है, क्योंकि ये जो आपका डबल बॉन्ड है दोस्त, ये जीआई कर रहा है। एक तो आपका इसमें कौन सा वाला आइसोमर होगा? सिस वाला। और एक कौन सा होगा? ट्रांस वाला। सारे बताने अब तो बताओ, अगर हमसे केवल डबल बॉन्ड वाला या केवल नंबर ऑफ एल्कीन्स पूछी जाए तो नंबर ऑफ एल्कीन्स कितनी बनेंगी? 3। एक तो आपकी ब्यूट वनीन, एक आपकी सिस ब्यूट टूइन, एक आपकी ट्रांस ब्यूट टूइन। तो जब डबल बॉन्ड बीच में होगा तो दो बनेंगे वहां से। क्लियर? तो यहां से तो आपके एल्कीन मात्र एक ही बनेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जीआई नहीं कर रहा, लेकिन ये जीआई करेगा तो सिस भी बनेगा एंड ट्रांस बी। तो यहां से कितने बनेंगी? दो। तो अगर मुझसे पूछ ली जाए एल्कीन एल्कीन कितने बनेंगे या डबल बॉन्ड वाले टोटल कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे। जब हम स्ट्रक्चरल ओनली काउंट कर रहे थे तो हम 2 ही बता रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने सिस ट्रांस को इग्नोर किया था, सिस ट्रांस स्टीरियो होता है। क्लियर? चलिए दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें वन रिंग, कौन सा वाला बनाना चाहते हैं? वन रिंग। तो बताइए सबसे बड़ी रिंग कितने की? क्या ये जीआई करेगी? नहीं। क्लियर? फिर सबसे छोटी रिंग कितने की? कम करोगे 3, क्या ये जीआई करेगा? नहीं। तो फिर ये तो इतने बनेंगे। अब बताओ टोटल कितने बन गए? अब बताओ टोटल कितने बने? ऊपर वाले से 3, नीचे वाले से, अच्छा डबल बॉन्ड वाले एक छोड़ दिया ना उन्हें। जब आपका यहां पर हो ये वाला अरेंजमेंट, तो बताओ इसमें डबल बॉन्ड यहां लगाओगे तो यहां यहां लगाने की जरूरत, और यहां लगाओगे तो क्या जीआई करेगा? नहीं, क्योंकि इधर दोनों हाइड्रोजन। तो यहां से कितना बनेगा? ए। सही बात है। तो बताओ डबल बॉन्ड वाले कितने बने हमारे पास? टोटल 4। और रिंग वाले कितने बने? 2। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो अगर स्ट्रक्चरल ओनली पूछा है तो स्टीरियो को इग्नोर कर देना, 2 ही मान ला। और टोटल पूछा है तो अगर डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है तो उसके सिस और ट्रांस भी काउंट होंगे। अभी तो क्या है ना कि रिंग ने जीआई नहीं की, अगर रिंग जीआई करता तो फिर उसके भी सिस ट्रांस काउंट होते, जो कि आपको अपने क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं है, ये जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। तो जो वैरायटी का क्वेश्चन नहीं होगा वो अपने क्वेश्चन बैंक में आएगा। पर आप ये ध्यान रखें कि मॉड्यूल और ईएलपी सोल्व कर लें, ताकि वो जो नीट वाली वैरायटी है कहीं वो गलती से मिस ना हो रही। सुलटाइए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोग। सुलटा दिया है क्या सभी ने? चलिए, तो ये अच्छे वैरायटी का क्वेश्चन है, दोनों को साथ रखा सो दैट डिफरेंस आपको क्लियर हो सके। तो जो पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे ना कैलकुलेशन वाले,
उनमें केवल और केवल कौन से किए थे? स्ट्रक्चरल। साफ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल। अब टोटल काउंट होने लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर? अगर हम बात करना चाहें कौन से आइसोमर्स की? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। किसकी बात करना चाहें? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो आप बताइए, आपने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है? आपने कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। वन इज ज्योमेट्रिकल, जो कि हम कवर कर चुके हैं। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, और अब हम इनके ऊपर बातें करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को तो फिर भी छोड़ देता है, पर ऑप्टिकल को जब चाहे जहां चाहे उतनी बार इस्तेमाल में ले सकता है। हर केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑप्टिकल का इस्तेमाल कर सकता है। जो पढ़े हैं मुझसे वो जानते हैं, हर रिएक्शन के बाद मैं रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता हूं, और उसमें पूरा क्या डिस्कशन होता है? ऑप्टिकल का ही। तो ये अपने आप में एक अच्छी खासा वेटेज रखता है। और इस बार तो स्टीरियो पर 2 या 3 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब आइसोमेरिज्म से 3 क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज है। अगली बार कहां से क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है, ट्रेंड सारे चेंज होते रहते हैं, उस पर हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। तो ये पार्ट कवर है, अब आते हैं इस पर। देखिए आइए थोड़ा सा टॉपिक से हम कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट किस प्रकार से बात करते हैं। बातें हमारे सामने हो रहा है क्या? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। समथिंग रिलेटेड टू ऑप्टिक्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। समथिंग रिलेटेड टू लाइट मतलब यहां पर जो आपके आइसोमर्स होंगे, यानी कि जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनका लाइट को लेकर जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आप यहां पर जनरली 2 टर्म सुनेंगे। एक आपको कई जगह पर सुनने को मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या सुनने को मिलेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और एक आपको सुनने को मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बहुत ही आपके सामने यूज में आने वाली टर्म्स रहेंगी, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो क्या मतलब होता है एक्टिव का, क्या मतलब होता है इनएक्टिव का? आइए थोड़ा सा टॉपिक से हम कनेक्ट करते हैं। देखिए ये तो समझ में आ गया, मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। समथिंग रिलेटेड टू लाइट मतलब कुछ कंपाउंड्स आपके ऐसे होते हैं जो लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे, जो लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे, जो लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपके एक्टिव रहेंगे। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो क्या रहेंगे? इनएक्टिव। लेकिन सर रिस्पॉन्ड करेंगे, पर किस तरीके से करेंगे? हमें कैसे पता चला कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया, और किस वे में रिस्पॉन्ड किया? तो हम उसी को ही पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं और कौन से कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये सबसे पहले जो डिस्कस किया जाता था वो डिस्कस किया जाता था पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे जहां से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। इवन जेईई एडवांस ने भी वहां से छोटी छोटी टर्म्स को स्टेटमेंट के तौर पर यूज में लिया है। तो हमें उन चीजों को समझना पड़ेगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली वो वर्ड्स आपको लगभग हर चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। तो हम उनको सबको एक जगह कंबाइन करके पढ़ा देते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर। आइए तो नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेगा दैट विल बी पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सब आराम से बैठे रहेंगे, कुछ देर आपको सुनने का है। नॉर्मली मैं क्या करता हूं, मेरे पास पीडीएफ भी पड़ी हुई है इस पर, ठीक है, लेकिन क्या है ना, उससे आपकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है। आपको जब सारी चीजें यहां पर ऐसे बना बना कर दिखाई जाती है ना, तो आप दिमाग से सोच नहीं पाते बाद में। तो मैं चाहता हूं कि सारी चीजों को आप खुद विजुलाइज करें अभी, क्योंकि पेपर में तो कोई विजुलाइज करवाने वाला होता नहीं है, वहां तो डायग्राम ऐसे अच्छे बनाकर देने वाला कोई होता नहीं है। तो जिस प्रकार का पेपर है वही पैटर्न लेकर चलते हैं। आइए तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारे सामने होता है पोलरीमीटर। क्या होता है? पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सभी ध्यान से सुनेंगे, छापने का मौका दिया जाएगा। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए?
सबसे पहले चाहिए हमको एक लाइट सोर्स। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हमें एक लाइट सोर्स चाहिए, जो कि हम नॉर्मली जो है वो लेते हैं सोडियम लैंप। क्या लेते हैं? सोडियम लैंप। और ये लाइट सोर्स जो होना चाहिए ये बेटर होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हो। क्या हो? मोनोक्रोमेटिक। आप समझ गए होंगे इसका मतलब। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है बताओ जरा? यस, ऐसा जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट एमिट करता है। क्लियर? तो ये हमारे सामने कोई लाइट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया है। नॉर्मली हम क्या ले लेते हैं? सोडियम लैंप। यहां से जो लाइट आती है वो लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। जो लाइट आती है वो हर डायरेक्शन में क्या करती है? वाइब्रेट करती हुई आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी इस प्रकार से। मेरे भाई, बहुत सारी जनता तो ये जो बनाया गया है ना इसको नहीं समझ पाते। जीवन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि ये क्या बना रहा है मास्टर। थोड़ी देर बाद एक डंडा रख लेता है, उससे पहले बहुत सारे डंडे। ये जो बनाया गया है ना ये वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेव। आइए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जब आपके सामने लाइट सोर्स है तो आप जानते हैं लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है। नॉर्मल लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी उसके वाइब्रेशन हर पॉसिबल प्लेन के अंदर होते हैं। तो अगर मैं किसी एक वेव को यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस प्रकार से। आप जानते हैं आपकी लाइट का वेव नेचर भी होता है। क्लियर? तो इस वेव को अगर मैं बात करूं तो बताओ ये क्या होता है? वेव का क्रस्ट। और ये क्या होता है? ट्रफ। तो इस पूरी वेव को ना दिखाकर मैं इसको इस प्रकार से दिखा देता हूं। ये क्रस्ट हो गया और ये, तो इट रिप्रेजेंट्स ए वेव। ये होता है। आधी जनता नहीं जानती क्या बना रखा है गोले से। इसका मतलब एक वेव आपकी इस प्रकार से ओसिलेट करती हुई चल रही होगी, एक वेव आपकी इस प्रकार से ओसिलेट करती हुई चल रही होगी, एक वेव आपकी इस प्रकार से ओसिलेट करती चल रही होगी। मतलब इसमें बहुत सारी डायरेक्शन में क्या है? वाइब्रेशन। ये हर एक डायरेक्शन को बता रहा है। ये लाइट मेरे काम की लाइट नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट में ऐसी लाइट नहीं चाहिए। जो कि कैसी लाइट है? ये नॉर्मल। मतलब हर पॉसिबल प्लेन के अंदर क्या है? इसमें वाइब्रेशंस। ये हमारे सामने है नॉर्मल लाइट। ये लाइट सुटेबल नहीं है मेरे एक्सपेरिमेंट सेटअप के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लाइट को पास करना पड़ेगा किसी पोलराइजर के थ्रू, जो कि रहता है कौन? निकोल प्रिज्म। क्या होता है? निकोल प्रिज्म, जो कि यहां पर मेरे लिए किसका काम करेगा? पोलराइजर का। किसका काम करेगा? पोलराइजर। मतलब जब आपकी नॉर्मल लाइट इसके थ्रू पास होगी ना तो केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली लाइट को जाने देगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा। जैसे ये जो वेव है आपकी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो जो जो वेव ऐसे ही ट्रेवल कर रही है वो तो पास ऑन हो जाएंगी। कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ब्लॉक कर देगा। कोई वेव ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ब्लॉक कर देगा। केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करने वाली लाइट को जाने देगा। इसका मतलब जब इसके थ्रू जो वेव पास होकर आएंगे उन सभी के वाइब्रेशंस कौन से वाले प्लेन में होंगे? इस वाले। एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में, जिनका क्या होता है बच्चों? वाइब्रेशन। इसको हम बोलते हैं क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप ऑप्टिक्स में भी इसको पढ़ते हो। प्लेन अगर अपन बात करना चाहें तो यह है पोलराइज्ड लाइट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इन शॉर्ट इसमें चलता है बेटा पीपीएल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल। ठीक है? अब जिस भी कंपाउंड के बारे में हम चेक करना चाहते हैं कि उस कंपाउंड का लाइट को लेकर क्या बिहेवियर है, उस कंपाउंड के थ्रू हम इस लाइट को क्या करेंगे? पास। क्लियर? मान लीजिए हम किसको चेक करना चाहते हैं? हम ग्लूकोज को चेक करना चाहते हैं। किसको चेक करना चाहते हैं? ग्लूकोज चेक करना चाहते हैं कि इसका लाइट को लेकर क्या बिहेवियर है। तो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उस बने हुए सॉल्यूशन को किस में फिल करेंगे? एक ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे। किसके अंदर फिल कर देंगे? ट्यूब के अंदर। तो इस ट्यूब के अंदर बताइए मैंने किसका सॉल्यूशन रखा है? इस ट्यूब के अंदर अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज का मैंने सॉल्यूशन भर रखा है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर। क्या बोलते हैं? पोलरीमीटर ट्यूब। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब जब ये लाइट इससे पास होगी तो यहां पर दो फिनोमिना देखने को मिलेंगे। कितने फिनोमिना? दो। ध्यान से सुनिए, यहां से जब ये लाइट पास होगी तो दो फिनोमिना देखने मिलेगी। या तो ये जो कंपाउंड है
इस लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन को चेंज कर देगा। यानी कि पहले आपकी जो लाइट थी वो कैसे ट्रेवल कर रही थी, इस प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती हुई जाती, ऐसे यूं। तो जब इसके थ्रू निकलेगी तो या तो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। मान लीजिए चेंज नहीं हुआ तो इसके पास ऑन होने पर भी आपके वाइब्रेशंस एग्जैक्टली क्या रहेंगे, सेम, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब इस कंपाउंड ने लाइट को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। दूसरा फिनोमेना, जब ये लाइट पास होगी तो वाइब्रेशन का प्लेन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले ऐसे वाइब्रेट करती चल रही थी, ऐसे वेव, और सॉल्यूशन से पास होने के बाद हो सकता है उसका प्लेन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऐसे वाइब्रेट करने लग जाए। मतलब लाइट ने उसको मतलब सॉल्यूशन ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो रिस्पॉन्ड किया है तो एक्टिव कहलाएगा, नहीं किया है तो इनएक्टिव कहलाएगा। सबसे पहले वाले में केस में देखते हैं दोस्तों, अगर आपकी लाइट एज इट इज पास ऑन हो गई, क्या हो गई है, एज इट इज पास ऑन हो गई है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इसमें और इसमें कोई फर्क है, नो, ट्यूब में एंट्री से पहले और एग्जिट के बाद सेम प्लेन के अंदर ही वाइब्रेशन चल रहे हैं, यानी कि किसी भी एंगल से नहीं घुमाया गया। अल्फा नेट इसमें क्या है, 0, मतलब इसका प्लेन का एंगल चेंज नहीं हुआ। तो बच्चे ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे बताओ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझिए, जब ये लाइट यहां से पास होगी तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि लाइट के वाइब्रेशन के प्लेन क्या हो जाएंगे, चेंज। हो सकता है कि आपका जो लाइट का प्लेन है उसको घुमा दिया जाए, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे प्लेन चेंज हो जाए। ओरिजिनली अगर अपन बात करें तो आपकी जो लाइट थी वो इस प्लेन के अंदर ऐसे वाइब्रेट करती हुई चल रही थी, ऐसे, ध्यान से समझिए। अब इसको घुमा दिया गया है, अगर कहीं पर भी देखें तो कितने एंगल से घुमा दिया गया है, अल्फा, क्लियर। किस डायरेक्शन में घुमाया गया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल के प्लेन को कौन सी डायरेक्शन में घुमा दे, क्लॉकवाइज, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलने लग जाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलने लग जाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखो दोस्तों, डेक्स्ट्रो जो वर्ड है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स राइट, यानी कि आपका जो लाइट है वो किधर घूम गया है, टुवर्ड्स लाइट, मतलब राइट, कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट, या फिर इसको दूसरा भी बोल देते हैं, कौन सा, क्लॉकवाइज। कैसे घुमा दिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। एक कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी लाइट पास हो तो प्लेन चेंज हो जाए, लेकिन कौन से डायरेक्शन में घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज। जब प्लेन चेंज करेगा तो प्लेन को रोटेट करेगा। रोटेट करने के आप जानते हैं कितने ऑप्शन होते हैं, 2। आपको कोई बोले कि घूम जा तो आप पूछोगे किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर उसने घुमा दिया है, लेकिन इस बार किधर घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके सामने अल्फा है, और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। इसका मतलब होता है किधर घुमाएगा, टुवर्ड्स अगर अपन बात करें लेफ्ट, या फिर इसको कई बार बोल देते हैं किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों कई जगह एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी लिख दिया जाता है। इन दोनों केस में एक बात कंफर्म है कि अल्फा नेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन जीरो, यानी कि जिस एंगल से घुमाएगा वो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है तो इनएक्टिव, अगर जीरो नहीं है तो एक्टिव। एक्टिव है तो दो ही ऑप्शन है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये ग्लूकोज हुआ तो ये डेक्स्ट्रो होता है। आपने बायोमोलिक्यूल्स में, बायोलॉजी में भी पढ़ा है, ग्लूकोज इज नोन एज डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। फ्रैक्टोज होता तो इसको लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाता, वो कैसा होता है, लीवो रोटेटरी। और इस बेसिक इंफॉर्मेशन पर इस बार बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था, देखा था बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, सिंगल इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं था। जब तक आखिरी तक की बातें नहीं जानोगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे सामने होता है, किसी भी कंपाउंड के बारे में जानना है कि वो एक्टिव है कि नहीं है तो हमें ये पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट करवाना पड़ेगा। अब सोचो हमने नॉर्मल लाइट क्यों नहीं ली, क्योंकि नॉर्मल लाइट में तो वाइब्रेशन इनफाइनाइट प्लेन में है, अगर कहीं चेंज हो भी जाते तो हमें ऑब्जर्व ही नहीं होते। मान लो ये बिल्कुल वैसा ही है,
मान लीजिए हमें क्या करना है कि बहुत सारी भैंस है, उनकी रेस करवानी है, या अगर अपन बात करना चाहे बहुत सारी गाय है, साउथ में होता है ना, रेस करवानी है, हमने दौड़ा दिया, कोई जीत गया तो पता ही नहीं चला किसकी जीती है, क्योंकि सारी एक जैसी ही दिखती है। तो उस पर क्या कर देते हैं हम, नंबरिंग, कि भाई नंबर 1 एक्स का है, नंबर 2 वाई, नंबर 3 जेड। तो जो आगे आता है पता चल जाता है 3 नंबर वाला जीता है, तो 3 नंबर वाला इसका। जैसे घोड़े की जब रेस होती है तो उन पर नंबर लिखे होते हैं, क्योंकि हम इजीली पहचान सके। तो इसमें इसीलिए हमने एक प्लेन में रखा कि अगर प्लेन चेंज हुआ तो ऑब्जर्व होना चाहिए। ये लॉजिक है कि प्लेन पोलराइज लाइट हम क्यों लेते हैं। हालांकि आपसे कोई पूछने वाला, जल्दी सुलटाइए, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी छाप दीजिए प्लीज। डायग्राम की सुंदरता पर ध्यान ना दें, मैंने खुद नहीं निकाला, पीछे इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। फिर तुम उस जैसा बनाने की कोशिश करते हो कि मेरे पास एक ही तो टैलेंट है कि मैं डायग्राम सुंदर बनाता हूं, और वो ये भी नहीं बनाने देगा, तो फिर मैं क्या करूं यहां आके। नॉर्मली बायोलॉजी वालों की ड्राइंग अच्छी होती है, नहीं होती, तो फिर बायोलॉजी में इतने सारे डायग्राम कैसे बनाते हैं। 12th में तो बनाने ही पड़ते हैं। बोर्ड दिया ही नहीं होगा। 12th कॉमर्स आर्ट्स से कर लिया अपन ने, और फिर अब अपन नीट की तैयारी, कुछ जबरदस्त टेक्नोलॉजिया नहीं हो गया है। ऐसे डॉक्टर बनोगे, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके एक ही बात बोलोगे, हे प्रभु मेरी प्रथम भेंट स्वीकार करें। ऐसे बलि चढ़ाओगे तुम, पता भी नहीं चलेगा। उसने तो मांगा भी होगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं तो इतनी बलि दूंगा, बस मुझे डॉक्टर बना दो, लीगली बलि दूंगा मैं। पेशेंट के घर वाले बाहर ही बैठे रहते हैं, आधी बलि में ऊपर पहुंचा देंगे तुम्हें। आजकल ये घटनाएं बहुत घट गई है ना, भगवान को भी पीटते आजकल, नहीं सुनते न्यूज, परिजनों ने डॉक्टर को सुलटाया, दौड़ा दौड़ा के मारा, तो तुम भगवान ही तो हो। हाँ तो मैं कब मना गया, तो हम भी भगवान ही तो हैं, हमको तो भगवान से भी ऊपर रखा गया है। वो श्लोक नहीं पढ़ा, गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो पहले किसके पैर छुए जाते हैं, गुरु के। तो हमें तो भगवान से पहले सुलटाया जाता है, हमें तो आजकल लाइव सुलटाया जाता है चप्पल से। ये तो तुरंत रिलेट कर गए तुम। डायग्राम बनाने का समय उतना ही मिलेगा। अगली क्लास में सभी लोग अपना दिमाग लेकर आए, क्योंकि अभी ऑप्टिकल चलेगा, और ऑप्टिकल में जब जब आपको बोला जाए कि देखो ऐसा इमेजिन करो, तो वैसा इमेजिन करना पड़ेगा। ऑप्टिकल इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। मैं बोलूंगा देखो मॉलिक्यूल ऐसे कटेगा, तुम आराम से बैठे हुए कि कटेगा पता नहीं मॉलिक्यूल का, हम तो कटेंगे, तो फिर कुछ समझ में आने वाला। फिर आप क्या करोगे, नोट्स रटोगे, ऑप्टिकल में रटने से काम
नहीं चलता है, स्टेटमेंट आएंगी घूमती हुई, पता ही नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है, नेगेटिव देकर हो रहा होगा इसको। सुलटा दिया है सभी ने, और धीरे धीरे लिखो। एक सीट है मेडिकल कॉलेज में जो सबसे धीरे लिखेगा, पर वो सीट जो है वो गेट पर रखी हुई है। आइए, सॉरी, आइए थोड़ा सा हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो डायग्राम हमने बनाए हैं वो एक्चुअली बताते क्या है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें ऑप्टिक्स इन्वॉल्व है। ये जो आपका क्या होता है, जो लाइट होता है उसमें दो फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हमें कोई सिंगल वेव दिखानी होती है तो देखो ऐसे दिखाया हुआ ना हमने, जैसे इसमें ये वाला डंडा मतलब एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्मल में क्या होता है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं। तो हम इसको किसके थ्रू पास करते हैं, पहले पोलराइजर। ये पोलराइजर निकोल प्रिज्म भी हो सकती है आपकी, विच वर्क्स ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो ऑप्टिक्स का काम, हमारा काम नहीं है। तो यहां से जब लाइट पास करेंगे तो ये आपके एक सिंगल प्लेन के अंदर क्या जाएंगे, वाइब्रेशंस। ठीक है, ये हमारे काम की लाइट है। अब इसको हम कहां से पास करेंगे, सैंपल ट्यूब से। ये देखो, ये जो आपकी लाइट थी आपने सैंपल ट्यूब से क्या किया, इसको पास। अब देखो जैसे जैसे पास होता जा रहा है धीरे 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 इसका प्लेन चेंज हो गया। स्टार्टिंग में ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से घुमा दिया इसको, अल्फा। यहां से इसका मतलब अल्फा नेट नॉन जीरो है, मतलब ये जो सॉल्यूशन जिसका लिया था वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा। अल्फा, अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन होता है कि भाई अगर एक्टिव है तो किसी न किसी एंगल से घुमाएगा, कितने एंगल से घुमाएगा उसको हम अभी अल्फा से लिख रहे हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए ये देखो और भी बढ़िया आप लोगों के सामने ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये यहां पर है, और बढ़िया तरीके से समझो। ये क्या है, लाइट सोर्स आपका हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है कि नहीं है। फिर हमने क्या लगा दिया बताओ, पोलराइजर। तो देखो एक ही प्लेन की लाइट को पास होने दिया, अब ये पास होती हुई गई, हमने मान लो इसका सैंपल लिया हुआ है। तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो जानते हैं कि ये क्या है, कायरलिटी, और सिंगल कायरलिटी सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कायरल, मतलब ऑप्टिकली। तो जैसे ही ये लाइट यहां पर आपकी टकराएगी, आप देखो वह प्लेन क्या हो गया है, चेंज। तो जब सैंपल ट्यूब में एंट्री ली तो अलग प्लेन में वाइब्रेशन थे, एग्जिट लिया तो प्लेन क्या हो गया है, चेंज। इसका मतलब ये कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हमसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, हमें तो सिंपल सिंपल जो वर्ड्स हैं वो मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे आगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये स्टेटमेंट में आ जाते हैं बच्चे, तो हमें मालूम होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब बताओ आप क्या किसको बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव, किसे बोलोगे, ए कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, या अल्फा नेट नॉन जीरो, एक ही बात है। तो लिखिए ए कंपाउंड दैट रोटेट्स, ए कंपाउंड दैट रोटेट्स, ए कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ polarized light, a compound that rotates plane of polarized light, plane of polarized light is known, आर नोन लिखना है क्या, उसी के सामने लिख रहे हैं तो उसी की तो डेफिनेशन होगी। आइए, ए कंपाउंड दैट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगली लाइन में लिख दो अल्फा नेट नॉन जीरो, अल्फा नेट नॉन जीरो। अब बताओ अगर वो प्लेन को घुमाएगा तो भाई साहब दो ऑप्शन है, या तो क्लॉकवाइज या ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप लोगों के सामने कोई कंपाउंड है
तो उसको आप कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो? दो। ऑप्टिकली एक्टिव एक तो आपके कौन से होंगे बताओ? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, साथ के साथ लिखते हुए चलो, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बताओ डेक्स्ट्रोरोटेटरी किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज या राइट? तो लिख दो क्लॉकवाइज, रोटेट्स क्लॉकवाइज। शॉर्ट रखेंगे, किसको रोटेट करेगा? पीपीएल को, वो हमें मालूम है, रोटेट्स क्लॉकवाइज। दूसरा बताओ, रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड एज या तो प्लस के साइन से दिखाया जाएगा या फिर स्मॉल डी के साइन से। किसी कंपाउंड के नाम के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है या स्मॉल डी का साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। जैसे आप सभी ने देखा हुआ है डी प्लस ग्लूकोज, सभी ने, आपने बायोमोलिक्यूल्स जरूर पढ़ा होगा, और यहां पर डी प्लस ग्लूकोज, तो ये जो प्लस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ये सारी बातें पूछी जा चुकी है जेईई एडवांस के अंदर कि इसमें बताओ प्लस क्या बताता है, कैपिटल डी क्या बताता है। तो कैपिटल डी अलग बताता है, स्मॉल डी अलग बताता है। डेक्स्ट्रो के लिए कैपिटल नहीं स्मॉल लिखा जाता है, तो प्लस का साइन होगा मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर? इधर बताओ दूसरा कौन सा होता है आप लोगों के सामने? लीवोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी। बताओ इसके बारे में क्या बोलोगे? रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। किसको रोटेट करेगा? पीपीएल को, वो तो हमें पता है, रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। रिप्रेजेंटेड बताओ कैसे? रिप्रेजेंटेड एज, नाम के सामने माइनस या स्मॉल एल। कोई एग्जांपल बताएंगे? जी हां, डी माइनस फ्रैक्टोज। तो जो आपका फ्रैक्टोज होता है वो एक लीवोरोटेटरी शुगर होती है। इस प्लस माइनस का डी एल से कोई लेना देना नहीं है, ये प्लस माइनस एक्सपेरिमेंट से आता है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है आपका कैसा है? लीवोरोटेटरी है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो पीपीएल के प्लेन को चेंज करेगा, रोटेट करेगा। आप खुद सोचो, मैं यहां पर हूं, आपने बोला कि सर घूम जाओ, तो घूमने के दो ही ऑप्शन है, या तो मैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाया तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो लीवो। हमारे लिए वर्ड्स थोड़े अजीब हैं, डेक्स्ट्रो वर्ड, पर लैटिन भाषा में है ये डेक्स्ट्रो, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है इसको टुवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज। जो लैटिन जानते हैं उनके लिए डेक्स्ट्रो कोई बड़ा बात नहीं। नेक्स्ट बताइए आपके सामने कौन सा कंपाउंड है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बताओ क्या बोलोगे इसके बारे में? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड लिख दीजिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ए कंपाउंड, ए कंपाउंड, ए कंपाउंड that a compound that doesn't rotate the plane of ppl, a compound that doesn't rotate the plane of ppl, एक ऐसा कंपाउंड जो पीपीएल के प्लेन को चेंज नहीं करता। ए कंपाउंड दैट डजंट रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल। इज नोन आर नोन लिखने की जरूरत, इसके सामने लिख रहे हैं तो इसी की तो बात हो रही होगी। अगली लाइन में बताओ इसका अल्फा नेट क्या रहेगा? जीरो, बिल्कुल सही बात। तो इसका अल्फा नेट रहेगा जीरो, ये हमारे सामने हो गया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं। क्या सर ये बातें पूछी जाती है? हाँ पूछी जाती हैं, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। इन दिस द प्लस साइन रिप्रेजेंट्स, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, बिल्कुल पूछी जाती है। तो ये सर कैपिटल डी क्या है ये आपको बताया जाएगा टाइम आने पर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने आता है कौन? एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। किससे लिखते हैं इसको?
अल्फा से। लिख दीजिए एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन लिखिए द अमाउंट थ्रू विच, the amount through which, the amount through which plane of PPL is being rotated, the amount through which, the amount through which plane of PPL is being rotated, कि कितनी अमाउंट से घुमाया है उसको हम अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। और किस में मापते हैं एंगल को? डिग्री में। अमाउंट थ्रू विच प्लेन ऑफ पीपीएल इज बीइंग रोटेटेड। इसमें अगला पॉइंट लिख दीजिए मेजर्ड इन डिग्री, मेजर्ड इन डिग्री, मेजर्ड इन डिग्री। किस में मेजर करेंगे? डिग्री में मेजर करेंगे। अगर एंगल के सामने कैसा साइन है? पॉजिटिव, तो वो किसके लिए रहेगा? डेक्स्ट्रो रोटेट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और किसका साइन है? नेगेटिव, तो वो किसके लिए रहेगा? लीवो रोटेटरी। किसके लिए रहेगा? लीवो रोटेटरी। जैसे अगर आपके सामने आ जाए कि किसी का अल्फा कितना है? -20 डिग्री, इसका मतलब तुम क्या समझे कि -20 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर किसी का आ जाए मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 25 डिग्री, प्लस को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये डेक्स्ट्रो है और ये लीवो है। ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए आज के लिए हमारी बातें इतनी होंगी। कल का लेक्चर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑप्टिकल से रिलेटेड। चलिए छोटी वाली नोटबुक निकालिए। छोटे वाली नोटबुक देखो, ये अक्राइल यूनिट होती है। क्या होती है? अक्राइल, कॉमन नेमिंग। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये कार्बन FN का मतलब किसका होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का, मतलब ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप का ही होना चाहिए। जैसे ये हमारे सामने है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां पर ये आ गया कार्बन किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अक्राइलिक एसिड, अक्राइलिक एसिड। तो ये कौन सी यूनिट थी? अक्राइल। ये इसका मतलब है कि ये कार्बन आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का ही होना चाहिए। जैसे अगर यहां पर आपके सामने आ जाए CH2 CH, यहां पर कौन आ गया है? CN, तो बताओ आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्राइल। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अक्राइलो नाइट्राइल। तो दिस इज अक्राइल यूनिट। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? आज के लिए इतना ही बस। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। तो जो आपको कॉमन नेमिंग याद करने में दिक्कत आती है वो धीरे धीरे डिलीट होगी, क्योंकि याद करने वाली बात एक दिन याद करोगे, अगले दिन भूल जाओगे। फ्रैक्शन में याद करेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।